नमस्कार साथियों, मैं अभय सिंह ठाकुर ओम पुष्प क्लासेस कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जो मैंने एक सीरीज आपके समक्ष चलाई थी करंट अफेयर्स की, आज इसका तीसरा दिन है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइज के बारे में कि ये नोबेल प्राइज क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये प्राइज क्यों दिया जाता है। अगर आपने खबरों में सुना हो तो हाल ही के दिनों में जो है नोबेल प्राइज 2023 की जो अनाउंसमेंट है वो हो गई है और सबसे पहले जो अनाउंसमेंट की गई थी वो फिजियोलॉजी मेडिसिन की गई थी। तो अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइज के बारे में तो मैं 6 से 7 लेक्चर इसमें लूंगा और जैसे आपको पता हो नोबेल प्राइज जो है ये 6 फील्ड में दिया जाता है और मैं 6 की 6 फील्ड जो है डिटेल में जो है डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो सबसे पहले जो अनाउंसमेंट इस बार की गई थी वो थी मेडिसिन की। तो आज का हमारा लेक्चर ये रहेगा कि इस बार मेडिसिन फिजियोलॉजी में किसे जो है चुना गया इस नोबेल प्राइज के लिए और उनकी क्या स्टडी, उनका क्या खोज रही कि उन्हें ये प्राइज जो है वो दिया जा रहा है और समझने की कोशिश करेंगे कि नोबेल प्राइज दिया ही क्यों जाता है, इसके पीछे का क्या इतिहास है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की तो ये जो एकेडमी है जो इस नोबेल प्राइज को देती है वो है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि नोबेल प्राइज देती है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्वतंत्र संगठन है। इस पे किसी की रोक टोक, किसी प्रकार का कोई फ्लेक्सिबल या रिजिड कानून नहीं है इससे रिलेटेड। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कब इसको फाउंड किया? 1739 में इसको फाउंड किया गया था, इसकी स्थापना। और अगर मैं बात करूं कि ये इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू प्रमोट द साइंसेज एंड स्ट्रेंथ देयर इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी। विज्ञान को बढ़ावा देना और समाज में उसके प्रभाव को मजबूत करने के लिए ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे प्रश्न आपके लिए बनाऊं तो प्रश्न बन सकता है कि नोबेल प्राइज कौन सी एकेडमी देती है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। कब ये फाउंड की गई? 1739 में। और इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? विज्ञान को बढ़ावा देना, समाज में उसके प्रभाव को बढ़ाना। चलते हैं अगले समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर को। ये क्यों दिया जाता है? तो ऑन 27 नवंबर 1895 अल्फ्रेड नोबेल साइन हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। 27 नवंबर 1895 को जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने अपनी वसीयत साइन की थी, एक विल साइन की थी, जिसमें इन्होंने क्या किया, अपनी जो आय है, जो अपनी संपत्ति है, उसका ज्यादा भाग जो है वो नोबेल प्राइज के लिए साइन कर दिया कि इसके मेरी संपत्ति के जो मेरी संपत्ति है इससे जो है नोबेल प्राइज दिया जाएगा। गिविंग द लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिज फॉर्च्यून टू अ सीरीज ऑफ प्राइजेस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस। अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे कहा इन्होंने अपनी आय का, अपनी संपत्ति का ज्यादातर पार्ट जो है वो नोबेल प्राइज देने के लिए जो है शेयर कर दिया। ये विल एक इन्होंने साइन की थी और शुरुआत में जो है नोबेल प्राइज 5 फील्ड में दिया जाता था। पहली फील्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन एक फील्ड है, इसके बाद लिटरेचर एंड पीस। ये 5 फील्ड आप याद रखेंगे जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता था। और एक फील्ड बाद में जुड़ी, उसके बारे में चर्चा करते हैं कौन सी एक फील्ड थी जो बाद में चुन के आई। अभी अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे, यहाँ से एक एमसीक्यू ये बन सकता है कि शुरुआत में जब नोबेल प्राइज दिया गया तो कितनी फील्ड में दिया जाता था? तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर एंड पीस। प्रश्न यूं भी आ सकता है इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिनमें शुरुआत में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर। एक ऑप्शन आपको दे देंगे, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का। तो वहां पे डी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो बाद में हिस्सा बना नोबेल प्राइज का। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आगे चलते हैं, समझते हैं इसको। 1868 में ने एक स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, इस स्वीडन के सेंट्रल बैंक जो है इसने शुरुआत की आर्थिक क्षेत्र में नोबेल प्राइज देने की। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स की में 1968 के अंदर शुरुआत की गई। मतलब पहले तो 5 फील्ड में दिया जाता था, लेकिन एक फील्ड और जुड़ गई जो कि 1968 में जुड़ी, और वो फील्ड थी इकोनॉमिक्स की। आर्थिक क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा और ये देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है स्वीडन की सेंट्रल बैंक। ठीक है जी, इसके आगे चलते हैं, समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक्स का कौन दे रहा है? स्वीडन वाला बैंक, जो आपका सेंट्रल बैंक है वो। इसी के साथ एक आपका, जैसे हम नोबेल प्राइज करें बात फिजियोलॉजी की, कि मेडिसिन में नोबेल प्राइज कौन देता है, कौन सा इंस्टीट्यूट देता है? तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट है जो कि नोबेल प्राइज देता है मेडिसिन के लिए। इसलिए मैं जितनी प्रकार की फील्ड है, सारी फील्ड्स में अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो नोबेल प्राइज देते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया पहले इकोनॉमिक्स का, मैं बता रहा हूँ मेडिसिन का। मेडिसिन में आप देंगे कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ऐसी अगर बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो नोबेल प्राइज है वो देती है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो यहां से एमसीक्यूज आपके लिए बन सकता है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नोबेल प्राइज देता है? तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। अगर बात पूछ ले कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन देता है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। इसी साथ आगे चलते हैं। अगर हम बात करें लिटरेचर की, लिटरेचर में नोबेल प्राइज कौन सी एकेडमी देती है? तो द स्वीडिश एकेडमी जो है
वो नोबेल देती है लिटरेचर के अंदर। इसी के साथ अगर हम बात करें, अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन्स टू बी इलेक्टेड बाय द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट फॉर द नोबेल पीस प्राइज। अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो एक नॉर्वेजियन में एक पार्लियामेंट बनाई जाती है जो कि 5 पर्सन जो है मिलके, मतलब उनका चुनाव होता है, एक कमेटी बनती है और वो कमेटी डिसाइड करती है फिर पीस, शांति का पुरस्कार, नोबेल प्राइज किसको मिलेगा। तो ये प्रश्न मैंने यहाँ से एमसीक्यू बन पाएगा कि लिटरेचर में कौन सी एकेडमी या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नोबेल प्राइज प्रदान करता है, तो वो है द स्वीडिश एकेडमी। अगर बात कर ले कि पीस का, शांति का नोबेल प्राइज कौन देता है, तो एक नॉर्वेजियन पार्लियामेंट है जिसके द्वारा 5 सदस्यों की एक कमेटी जो है उसका गठन किया जाता है चुनाव के द्वारा। फिर ये कमेटी डिसाइड करती है कि इस बार शांति का जो पुरस्कार है नोबेल प्राइज किसको प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर की शुरुआत में की जाती है, लेकिन पुरस्कार समारोह हर साल ओस्लो और स्टॉकहोम में 10 दिसंबर को पुरस्कार निर्माता आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की 1896 की मृत्यु की सालगिरह पर मनाते हैं। अगर मैं बात करूं, जो अल्फ्रेड नोबेल थे इनकी मृत्यु 1896 में होती है। इनकी मृत्यु की जो सालगिरह होती है हर साल जो है 10 दिसंबर को जो है नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं। आप देखते होंगे कि अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते के अंदर जो है अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है कि इस बार नोबेल प्राइज किसको मिलेगा। जैसे कि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है अनाउंसमेंट हो गई थी कि इस बार मेडिसिन का किसको मिलने वाला, लिटरेचर का किसको मिलने वाला, ऐसे से। तो ये अनाउंसमेंट जो है ये अक्टूबर में हो जाती है, लेकिन ये प्राइज दिया कब जाता है, तो 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 1896 को जो है अल्फ्रेड नोबेल की जो है डेथ हुई थी, और इसी तारीख को हम हर साल जो है इनकी सालगिरह पर ये पुरस्कार जो है वो देते हैं। अगर बात करूं, ये 2 जगह आपको दिख रही होगी, ओस्लो और एक स्टॉकहोम। ओस्लो एक जगह है जहां पे सिर्फ और सिर्फ पीस, शांति का पुरस्कार दिया जाता है, और स्टॉकहोम में बाकी जो 5 फील्ड हैं उन 5 फील्ड के पुरस्कार जो है स्टॉकहोम में। मतलब आप ये कह सकते हो एक अकेला जो समिट है ओस्लो में मनाया जाता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ पीस का पुरस्कार दिए जाते हैं, और बाकी सारे पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो यहाँ से एमसीक्यू आपके लिए बन गया कि इनकी मृत्यु कब हुई, 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु होती है। ओस्लो में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, स्टॉकहोम में कौन से फील्ड तक पुरस्कार, 5 फील्डों में स्टॉकहोम में होता है और 1 फील्ड का पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। तो इस प्रकार आप ये समझ पाए। चलते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं लेक्चर को। और तो इस बार का जो टॉपिक हमारा, शुरुआत करते हैं आज के जो टॉपिक की, कि इस बार जो फिजियोलॉजी मेडिसिन में जो पुरस्कार दिए गए, नोबेल प्राइज की जो अनाउंसमेंट हुई है कि इस बार नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसको मिलेगा, तो व्यक्ति कौन है। तो एक तो आपके हंगरी से है, ये लेडी है कैटलिन कैरिबो, एंड एक दूसरे हैं ड्रू वेसिमन। ये ड्रू वेसिमन जो कि यूएसए से हैं। इन 2 व्यक्तियों को इस बार जो है फिजियोलॉजी का, मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है आपके लिए कि ये एक सवाल ये खड़ा होगा आपके माइंड में कि इनको पुरस्कार क्यों दिए जा रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जिनसे इनको चुना गया इस पुरस्कार के लिए। तो विद्यार्थियों, जो न्यूक्लियोसाइड एक बेस मॉडिफिकेशन होती है ना, वो बेस मॉडिफिकेशन की इन्होंने डिस्कवरी की। उस डिस्कवरी से ये हुआ कि जो साइंटिस्ट हैं वो एक बढ़िया तरीके से, एक सही तरीके से कोविड-19 की वैक्सीन को बना पाएंगे। मतलब इन्होंने एक तरीका दिया कि इस तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक सही तरीके से, या एक इफेक्टिव mRNA वैक्सीन हम बना पाएंगे। और आपको पता होगा कोविड-19 में हमने देखा कि वैक्सीन की कितनी जरूरत हमारे लिए थी। तो एक अच्छी या कारगर साबित करने के लिए इन्होंने एक नई, हमें मतलब ट्रिक बोल सकते हो, न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन, इसके जरिए हम एक अच्छी वैक्सीन जो है, पहले से भी अच्छी वैक्सीन, कारगर वैक्सीन जो है वो बना पाएंगे। और साइंटिस्ट को ये काफी मदद जो है करने वाली है, इसलिए इनको चुना गया इस बार। चलते हैं आगे। ये इनकी जहां से इनकी एफिलिएशन है देख लेना आपने। ये यूनिवर्सिटी जो भी है हंगरी में है इनका, यूएसए में ये काम करते हैं। उसके बाद ये भी यूएसए से ही है, रहने वाली ये हंगरी से हैं, और नाम आपको कैटलिन कैरिबो एंड ड्रू वेसिमन, ये याद करना है इनसे। वैसे ज्यादा यहाँ से प्रश्न आने वाला है नहीं, प्रश्न आपको यही आएगा कि इस बार मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसको मिला, तो कैटलिन कैरिबो एंड ड्रू वेसिमन। और इन्होंने किस लिए, इनको जो इन्होंने स्टडी की है मॉडिफिकेशन की, न्यूक्लियोसाइड मॉडिफिकेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा कि किस स्टडी के अनुसार इनको ये नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, तो न्यूक्लियोसाइड मॉडिफिकेशन। चलते हैं आगे। अगर सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपको ये खड़ा होता है कि व्हाट इज वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन होता क्या है, टीकाकरण क्या है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, टीकाकरण एक विशेष रोगजनक के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के गठन को उत्तेजित करता है। अगर मैं सिंपली बात करूं, देखिए होता क्या वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन जब आपकी बॉडी को कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ ऐसा आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, या कोई ऐसी बीमारी आपको लग जाती है जिससे आपकी बॉडी मतलब बीमार हो चुकी है, आप संक्रमित हो चुके हो,
तो उस समय आपको वैक्सीनेशन दी जाती है, ये टीकाकरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि ये आपके इम्यूनिटी को इंक्रीज कर दे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा दे। अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वहां पे क्या एंटीबॉडीज तैयार होंगी, और एंटीबॉडीज जो हैं फिर उन आपकी जो बीमारियां उनके साथ लड़ करके आपको स्वस्थ बनाएंगी। तो वैक्सीनेशन का सिर्फ और सिर्फ काम ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना। अगर इम्यूनिटी बढ़ती है तो आपकी एंटीबॉडीज जनरेट होंगी, और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी? उन बीमारियों के प्रति आपकी रक्षा करेगी, आपको प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। अगर मैं यहाँ पे एक प्रश्न और आपके लिए करूं, चलो आगे समझते हैं उसको। जैसे कि अगर मैं बात करें मैक्स थिलर की, तो ये वो पहले व्यक्ति थे जिनको वैक्सीनेशन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, डेवलपिंग द येलो फीवर वैक्सीन। इन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी येलो फीवर की, और इस येलो फीवर वैक्सीन के लिए सब प्रथम जो व्यक्ति जिनको वैक्सीन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, वो व्यक्ति थे मैक्स थिलर। 1951 में इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए बन गया कि सर्वप्रथम वैक्सीन के लिए नोबेल प्राइज किसे दिया गया? तो मैक्स थिलर 1951। इन्होंने किस चीज की वैक्सीन बनाई? येलो फीवर की वैक्सीन बनाई। तो ये प्रश्न आपके लिए दो यहां से एमसीक्यूज मैंने खड़े कर दिए। इसके साथ आगे चलते हैं। हम समझते हैं कि प्रोग्रेस इन molecular biology in recent decade, vaccines based on individual viral component rather than whole virus have been developed। अच्छा, हम एक बात करते हैं। देखिए, जब शुरुआत में वैक्सीन बनती थी तो हम क्या करते हैं, वैक्सीन आगे बनती कैसे, पहले मैं ये बताता हूँ। हम कोई किल्ड स्ट्रक्चर, जैसे कोई वायरस आपके अंदर चला गया, उस वायरस का हम वीकर या किल्ड एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, उस वायरस को किल्ड पार्ट में ले लेते हैं। फिर हम उसको आपकी बॉडी के अंदर भेजते हैं वैक्सीनेशन के माध्यम से। फिर आपकी बॉडी क्या करती है, ये मेजर करती है कि कोई वायरस जो हमारी बॉडी में एंटर किया, उस से रिलेटेड जो है एंटीबॉडी वो जनरेट कर देती है। अब इन फ्यूचर जब उस टाइप का वायरस आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी उसको पहचान लेगी, और आपकी बॉडी जब पहचान कर लेगी तो वो एंटीबॉडीज वहां से जनरेट करना शुरू कर देगी, और वो बॉडी एंटीबॉडीज जो है उसके प्रति आपको प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन इस समय हम क्या करते थे, या तो उस वायरस को हम यूज करते थे पूरा का पूरा, या उस वायरस के किल्ड स्ट्रक्चर को यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे इसकी एडवांसमेंट हुई, तो अब स्टडी ये आ गई कि अब हमें उस पूरे वायरस को यूज करने की जरूरत नहीं है उस वैक्सीन में, या ना ही उसके किल्ड स्ट्रक्चर को यूज करने की जरूरत है। अब हम उसके इंडिविजुअल वायरल कंपोनेंट को यूज करेंगे। एक छोटे से कंपोनेंट को भी यूज करके हम वैक्सीन जो है बना सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसकी एडवांसमेंट के कारण ये सक्षम हो पाया है। तो इससे आगे समझते हैं। अगर हम बात करें mRNA है क्या, व्हाट इज mRNA? तो mRNA और मैसेंजर आरएनए, मतलब mRNA में अगर मैं बात करूं M फॉर मैसेंजर, ये क्या करता है? अगर मैं सिंपली बात करूं, आपका जो डीएनए होता है, इस डीएनए को ये मैसेज देता है, ये मैसेज प्रदान करता है, इसलिए इसको मैसेंजर कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर क्या देता है, मैसेज क्या देगा? पहली बात तो हम ये देखें डीएनए का काम क्या है। जितने प्रकार की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं वो डीएनए के पास होती हैं। जो भी प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर बनेगा वो डीएनए में बनेगा। जितनी प्रकार की एंटीबॉडीज बनेंगी वो भी डीएनए में बनेगी। अब ये मैसेज देगा कौन? कि आरएनए देता है मैसेज कि तुम ये करो, ये प्रोटीन बनाओ, ये वायरस आ गया, तुम इस प्रकार की एंटीबॉडी क्रिएट करो। तो ये काम होता है आरएनए का। तो यहाँ पे आरएनए जो है ये संदेश वाहक है आरएनए का, डीएनए का जो अणु है, जो अनिवार्य रूप से एक कोशिका के अंदर डीएनए निर्देशों को क्रियान्वित करता है। एमआरएनए का उपयोग प्रोटीन बनाने के लिए, टेम्पलेट के लिए रूप में किया जाता है। मैंने बता दिया कि आरएनए क्या करता है, एमआरएनए एक मैसेज देता है डीएनए को कि तुम प्रोटीन बनाओ, तुम इस प्रकार की एंटीबॉडीज बनाओ। तो एमआरएनए का काम आपको मैंने बता दिया। इसके बाद आगे चलते हैं। एमआरएनए टीके हमारी कोशिकाओं को प्रोटीन या प्रोटीन बनाने का तरीका सिखाने के लिए एमआरएनए का उपयोग करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। मैंने बता दिया ये क्या करता है, आपकी बॉडी को प्रोटीन बनाने के लिए कहता है, किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है, किस प्रकार का वायरस आपके अंदर मतलब एंटर किया, उस प्रकार का एंटीबॉडी जनरेट करनी है। तो ये आरएनए जो है मैसेज देता है डीएनए को। इसके बाद आगे बात करें, वह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जो एंटीबॉडी का उत्पादन करती है वही है जो वास्तविक वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमें संक्रमित होने से बचाती है। देखिए होगा क्या, सपोज जब एमआरएनए जो है आपके डीएनए को मैसेज दे देगा कि इस प्रकार की बॉडी, जैसे वैक्सीनेशन हुई उसमें एमआरएनए, मतलब एक्चुअल में है क्या, एमआरएनए एक वैक्सीन है। जब हम आपको एमआरएनए वैक्सीन आपकी बॉडी में मतलब देंगे तो उस समय ये एमआरएनए डीएनए को एक मैसेज देगा कि इस प्रकार का वायरस एंटर हो गया, तुम एंटीबॉडी जनरेट करो। एक्चुअल में ये हुआ नहीं होता। आप सोचो कि उस समय आपके अंदर वायरस आ चुके हैं, नहीं,
ये जानबूझ के किया जाता है ताकि इन फ्यूचर जब उस प्रकार का कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो ये आपकी बॉडी जो है उसको पहचान ले, और जब पहचान लेगी तो उस प्रकार की एंटीबॉडी बना करके उसके प्रति आपको प्रतिरक्षा प्रदान करे। तो एक प्रकार की आप बोल सकते हो ये जानबूझ के किया जाता है एमआरएनए द्वारा, ताकि इन फ्यूचर आपको फायदा मिले। तो अभी आप क्या समझियो एमआरएनए क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए। डीएनए क्या बता दिया, आरएनए डीएनए को करता क्या, इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम क्या करो, प्रोटीन बनाओ, तुम क्या बनाओ, एंटीबॉडीज बनाओ, बस यही कार्य है। इससे आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन। अगर हम बात करें जो वैक्सीन होती है एमआरएनए पे बेस होती है, इनके एडवांटेज क्या है। पहली बात तो ये कोई इस प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं करती, नॉन इंटीग्रेटिंग नेचर है, तीसरी हाईली इफेक्टिव है। तो ये 3 प्रकार की इसकी एडवांटेज है। इससे साथ आगे चलते हैं और यहीं पे आज का टॉपिक मैं अलविदा चाहूंगा आपसे। अगर आप इस वीडियो को अच्छा आप मानते हैं तो यूट्यूब पे जुड़े हमारे साथ, ये टेलीग्राम का हमारा लिंक है। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।